हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी वीकली करंट अफेयर क्लासेस। तो क्लास शुरू करते हैं पिछली क्लास के रिवीजन से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में 3 डे पिपलू फेयर इनॉग्रेटेड इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। जो पिपलू फेयर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है और ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के पिपलू विलेज में बंगाना तहसील और कुटलेहर असेंबली वहाँ पे होता है। और इसमें जो नरसिंह देवता है उनकी पूजा की जाती है और ये आपका ठाकुर द्वारा टेम्पल में ये जो मंदिर है वहाँ पे पूजा होती है। और ये निर्जला एकादशी के ओकेजन पे इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो आपके हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी श्रद्धालु हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस पिपलू फेयर में। नेक्स्ट हमने शोभा सिंह आर्ट गैलरी के बारे में पढ़ा था। जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है वो आपके अंद्रेटा, पालमपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, अंद्रेटा गांव, पालमपुर तहसील और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और आपका जो ये शोभा सिंह है ये इनका जो जन्म हुआ था ये पंजाब में हुआ था और इसके बाद ये जाके अंद्रेटा विलेज में सेटल हो गए थे। फिर अंद्रेटा विलेज में सेटल हुए तो उससे पहले ये जो ब्रिटिश आर्मी में एज ड्राउट्समैन थे। फिर जाके इन्होंने यूरोपियन पेंटिंग्स के बारे में जाना और फिर उन्होंने जो है उनको अच्छे से सीखा और फिर जो है अपना जो पेंटिंग वाला करियर शुरू करा। और अंद्रेटा जब विलेज आते हो आप तो वहाँ पे इनका एक म्यूज़ियम है और एक शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, तो आप जो वहाँ जाके इनकी जो पेंटिंग्स है उनके वर्क को देख सकते हो। इनका जो मेन फोकस था वो था जो भी सिख गुरुज हैं उनके काम पे, उनकी लाइफ पे, उनसे रिलेटेड ये ज़्यादा इनका फोकस है। और इनकी जो फेमस पेंटिंग्स है जैसे सोनी महिवाल, हीर रांझा, कांगड़ा ब्राइड, ये शोभा सिंह जी की जो फेमस जो पेंटिंग्स हैं। और इसके बाद अंद्रेटा विलेज से रिलेटेड आपकी नोरा रिचर्ड्स हैं और सरदार उधम सिंह जी हैं। जो नोरा रिचर्ड्स थे वो एक आयरिश एक्ट्रेस थी और उन्हें लेडी ग्रिगोरी ऑफ पंजाब कहा जाता है और ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर भी बोला जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो सरदार नेक्स्ट जो गुरचरण सिंह थे, सरदार गुरचरण सिंह, तो वो जो पोट्री आर्टिस्ट थे वो भी आपके अंद्रेटा विलेज से। अब जो अंद्रेटा विलेज है ये 1947 से जो एक आर्ट विलेज की तरह है जहाँ पे मैक्सिमम जो आर्टिस्ट है जो मैक्सिमम सेटल कहाँ पे हुए थे आपके अंद्रेटा में। नेक्स्ट हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के वो अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है जस्टिस मामिदन्ना सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव। और ये हमारे जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 28 चीफ जस्टिस हैं। और इसके बाद जो हाई कोर्ट है वो आपका पार्ट 6 में आता है और आपका आर्टिकल 214 से 231। अब रही बात इंडिया में टोटल हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं और जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है वो फॉर्म हुआ था 1971 में। जब स्टार्टिंग में 1971 में ये फॉर्म हुआ था तो यहाँ पे एक चीफ जस्टिस थे और 2 जजेस थे। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट थे वो थे जस्टिस मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। और इसके बाद इनके जो इनके साथ जो और इनके कलीग्स थे, जो 2 जजेस थे वो थे डीवी लाल, जस्टिस डीवी लाल, और सेकंड वन जो जज थे हमारे वो थे जस्टिस CR ठाकुर। इसके बाद जो हमारे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है फीमेल फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो वो है मिसिज लीला सेठ जो चीफ जस्टिस बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की 5 अगस्त 1991। फिर यहाँ पे जो दिल्ली है आपके पास एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है सिंस 1966। और उसके बाद आपका जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आपको याद रखना है जिसके अकॉर्डिंग एक स्टेट के पास जो है एक हाई कोर्ट जो है वो ज़्यादा उसकी जुरिस्डिक्शन 1 या 2 स्टेट्स में भी हो सकती है या यूनियन टेरिटरी में भी हो सकती है। नेक्स्ट हमने एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था। हमारे पास हिमाचल में 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट गगाल और सेकंड आपका जो है शिमला जुब्बरहट्टी में है और एक आपका भुंतर में है।
और जो शिमला वाला एयरपोर्ट है जुब्बरहट्टी में, वो 1987 में बना है। और जो गग्गल कांगड़ा वाला है वो बना है आपका 1989 में। और ये जो कांगड़ा वाला एयरपोर्ट है आपका गग्गल, ये जो है आपका नेशनल हाईवे 154 पर है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी याद रखना है, नेशनल हाईवे 154। फिर जो हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में है, अभी तक तो नहीं है, बट हाँ एक प्रपोज्ड अभी करा है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनेगा। तो हिमाचल प्रदेश का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका बनेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी में, नागचला में। और नेक्स्ट हमने स्पेशल ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ा था, जो बर्लिन जर्मनी में हो रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 2 स्पेशल जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक वॉलीबॉल प्लेयर है और एक बास्केटबॉल प्लेयर है। अविनाश कौंडल बास्केटबॉल प्लेयर और सूरज चौहान वॉलीबॉल प्लेयर। नेक्स्ट फिर 2 हेलीपोर्ट्स लाहौल स्पीति में सेटअप हो रहे हैं। और एक वो जो लाहौल स्पीति में सेटअप हो रहे हैं कौन कौन से प्लेस पे, एक लाहौल वैली में आपका जिस्पा प्लेस है और सेकंड आपका जो स्पीति वैली में रंगरिक प्लेस है। तो ये याद रखना है आपको कि 2 हेलीपोर्ट्स जो लाहौल स्पीति में कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो एक आपका हो रहा है जिस्पा लाहौल वैली, रंगरिक स्पीति वैली। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। तो हमने जो फर्स्ट अपना एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट करा था, तो वो 1972 को सेलिब्रेट करा था, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी UN की। तो इसके बाद जो अभी 2023 की जो हमारी ये एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये थीम भी आपको याद रखनी है कि 2023 में जो इसकी थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसके बाद नेक्स्ट जो होस्ट कंट्री थी वो थी कोट डिवार, जो कंट्री है आपकी वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो सोलन में यूनिवर्सिटी है, नॉनी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है। तो उसका एक वेजिटेबल सेंटर है, वेजी सेंटर है। उस वेजी सेंटर को जो है ऑल ओवर कंट्री में बेस्ट रिसर्च सेंटर ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स का जो वो अवार्ड मिला है। और जो आपकी नॉनी यूनिवर्सिटी है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 दिसंबर 1985 को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है NIRF रैंकिंग। तो ये जो NIRF रैंकिंग हुई, ये जो है आपकी इसमें बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रैंकिंग निकाली। और इसमें जो आपकी टॉप 150 जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें स्टेट की जो 3 इंस्टीट्यूशंस आए हैं। एक आपका IIT मंडी है 33rd रैंक, और उसके बाद एक आपका IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर है, और 3rd वन आपका शूलिनी यूनिवर्सिटी है। फिर इसके बाद एक न्यू बुक रिलीज हुई है जिस बुक का नाम है विस्थापन का दंश। और ये जो बुक है इसके जो राइटर हैं ये हैं डॉक्टर संजय धीमान। और ये जो बुक है इसमें यही बताया गया है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उससे जो लोकल लोग हैं उनको उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, और जब भी वो डिस्प्लेस होते हैं तो वो न्यू प्लेस में जाते हैं, सेटल्ड होते हैं अच्छे से या नहीं होते हैं। तो ये बुक जो है इसका नाम है विस्थापन का दंश। इसमें ये सारे इम्पेक्ट्स बताए गए हैं कि हाईवे वाइडनिंग या आपका पोंग डैम जो है, इन सब प्रोजेक्ट से जो है वहाँ के लोकल लोगों पे क्या, उनकी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़े। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज की क्लास के इस वीक के टॉपिक्स। तो हमारे इस वीक में टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि HP गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए पॉलिसी के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो हमें जो है प्लास्टिक को रिप्लेस करना है, क्योंकि प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है हार्म पहुंचता है। तो इसलिए प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव जो है गवर्नमेंट को ढूंढना है। नेक्स्ट इसके बाद जो है HP जो है इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट करने के लिए, स्टेट में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए जो है खुद का एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन ब्यूरो सेटअप करेगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग फॉर स्टेट्स, उसमें कितनी कैटेगरीज होती है और हिमाचल का कौन सी कैटेगरी में हिमाचल है और कौन सा रैंक है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट जो है डेवलप करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर विलेजेस में और अंडर विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे
कि जो जिस्पा है लाहौल वैली में, तो वहाँ पे एक आइस हॉकी रिंक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेटअप हो रहा है। नेक्स्ट में न्यू हाइब्रिड सीवेज जो प्लांट है बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और इरिगेशन फैसिलिटी को इरिगेशन की फैसिलिटी ईजिली एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए जो है कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फार्मर्स जो हैं एग्रीकल्चर जो बहुत कम लेवल पे कर रहे थे और काफ़ी कम जो है फार्मिंग कर रहे थे। तो इसके लिए फिर जो है इसका सॉल्यूशन ये ढूंढा गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो फंडिंग मिलेगी स्टेट की 7 डिस्ट्रिक्ट को, ये पढ़ेंगे इसमें। और नेक्स्ट एक एंशिएंट रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड आउट हुआ है मंडी डिस्ट्रिक्ट एक विलेज में, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पशु सखी और कृषि सखी जो है वो उनके बारे में जानेंगे और ये नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर आती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में जानेंगे, कब ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फॉर्म CM लेड काउंसिल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट को एज अ डिजिटल IT डेस्टिनेशन जो है वो IT डेस्टिनेशन बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो एक CM लेड काउंसिल फॉर्म की है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिसी टू फाइंड अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक। तो अभी जो HP गवर्नमेंट प्लान करी है कि हम जो एक पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें हम प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। अब जो प्लास्टिक है उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो हमें जो प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, और अगर प्लास्टिक है जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसका यूज़ कहाँ हो सकता है, तो उसका यूज़ हम रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, ब्रिक्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें जो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो अभी यूथ पढ़ रहा है उनको इस तरह से अवेयर करना है कि जो उनकी एजुकेशनल एकेडमिक्स में उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट कर सके, जिससे वो पहले ही ऑलरेडी जो है एनवायरनमेंट को लेकर सेंसिटाइज हो जाएं और अपनी एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर रहें कि हमें किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है और क्या करें क्या ना करें। और इसके बाद गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं प्लास्टिक को रिलेटेड। एक तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल जो ग्रीन बजट जो है वो अनाउंस करा। सेकंड, गवर्नमेंट ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फंड एलोकेट करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो अदर स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट टू कॉम्बैट प्लास्टिक। फर्स्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995, ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो है ये प्लास्टिक के यूज़ और लिटरिंग पे बैन पे कौन सा जो है वो एक्ट है, तो वो है हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995। नेक्स्ट सेकंड क्या करा है, फर्स्ट तो एक हमारे पास ऐसा एक्ट है जिस पे लिखा है कि ना तो हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, ना तो प्लास्टिक का कहीं पे भी कचरा लगने देंगे, और जितना हो सके प्लास्टिक को हमें यूज़ नहीं करना है और एनवायरनमेंट को सेव करना है। सेकंड हमारे पास है स्टेट लेवल स्पेशल टास्क फोर्स। जो स्पेशल टास्क फोर्स का काम भी क्या है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे हम जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मिशन मोड में एलिमिनेट कर सके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ ना कर सके। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो ऐसा प्लास्टिक जिसको आप एक बार यूज़ करते हो सेकेंड टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वो फिर सिंगल टाइम ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो वो है आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक। नेक्स्ट इज न्यू बाय बैग प्लास्टिक पॉलिसी। न्यू बाय बैग प्लास्टिक पॉलिसी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ HP की पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको खरीदती है लोगों से, और उसमें क्या है आपका कि वो कितने ₹75 पर kg पे गवर्नमेंट जो है वो
नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को इस पॉलिसी के अंडर खरीदती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंडर हमने एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को स्टैब्लिश करा है या सेटअप करा है। किसको करा है सेटअप? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट अभी केस स्टडी है कि जो सिटीज़न है या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे वर्क हुए हैं जो प्लास्टिक को कम करने में या प्लास्टिक यूसेज को कम करने में जिनका योगदान रहा है। तो उसमें से आपके पास हमारे पास एक केस स्टडी है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन स्पीति। स्पीति में कुछ जो चिल्ड्रन का ग्रुप था उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से जो ब्रिक्स बनाई और इस तरह से उन्होंने जो अपना एक जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना एक रोल निभाया। नेक्स्ट हमारे पास डीसी ऑफ सिरमौर है आर.के. पूर्ति। तो उन्होंने जो है 7000 kg ऑफ प्लास्टिक, जो 7000 kg प्लास्टिक था उसका जो यूज़ किया पॉलीब्रिक्स में टू मेक बेंचेस, रोड्स और टॉयलेट्स। बेंचेस, रोड और टॉयलेट को बनाने में भी उन्होंने जो है 7000 kg प्लास्टिक, उतना जो प्लास्टिक का यूज़ किया। तो इस तरह से हम भी जो है अपनी डेली लाइफ में कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। पहला तो प्लास्टिक यूज़ ना करें, सेकेंड अगर इन केस कहीं प्लास्टिक है तो उस प्लास्टिक को किस तरह से एनवायरनमेंट में यूज़ करें जिससे जो है उसका यूज़ भी हो जाए और साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो। नेक्स्ट इज HP टू हैव स्पेशल ब्यूरो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है अब क्या करेगी करने के लिए, और इसका मेन मोटिव ये जो है इस ब्यूरो का, इसमें होगा कि जो भी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करना है किसी भी प्रोजेक्ट्स में, तो वो क्या करें, उनको जो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है और उनकी फाइल्स जो है एक टेबल से दूसरे टेबल, यानी कि रेड टेपिज्म में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में इतना डिले होता जाता है कि एक टेबल से आपकी फाइल पहले एक टेबल पे लटकी, फिर वहाँ से कुछ टाइम कुछ महीनों में क्लियर हुई, फिर नेक्स्ट दूसरे टेबल पे आपकी जो फाइल वहाँ पे भी डिले होता है। कि इस तरह से ये रेड टेपिज्म को ख़त्म करने के लिए भी एक ये जो आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और जो ये फैसिलिटेशन ब्यूरो बनेगा। और इसके साथ साथ ही फिर एक टाइम फ्रेमवर्क दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेमवर्क के अंदर जो भी इन्वेस्टर है उनकी जो फाइल है वो क्लियर हो जाएगी और वो अपने प्रोजेक्ट्स में जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं, जिससे हमारी स्टेट की इकोनॉमी और रेवेन्यू भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमारे पास है यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट के और कौन से इनिशिएटिव है इन्वेस्टर्स के लिए कि हम जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो स्टेट ने क्या करा है, एक स्टेट टास्क फोर्स है। उस टास्क फोर्स जो चेयरमैनशिप चीफ सेक्रेटरी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होंगे, जिससे हमें क्या करना है, जो भी वेरियस बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं रखनी है किसी भी प्रोजेक्ट्स की फाइल को क्लियर करने में, जितने हो सके हम कम से कम रेगुलेशन कर सके, जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं अपने फाइल्स या जो भी प्रोजेक्ट्स की जो भी क्लियरेंस है उनको एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर क्लियर कर सके और अपना प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। तो रेगुलेशन को मिनिमाइज करना है। सेकंड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रैंकिंग है सभी स्टेट्स के लिए, और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है स्टेट्स के लिए, इसमें आपके पास जो है 4 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है आपकी यहाँ पे दी हुई है, चलो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग स्टेट्स की रैंकिंग में इसमें जो आपके पास 4 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट वन इज टॉप अचीवर्स, सेकंड वन इज अचीवर्स, थर्ड वन इज एस्पायरर और फोर्थ वन इज एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी। तो इन 4 कैटेगरीज में से जो टॉप अचीवर्स हैं उसमें आपका आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और हरियाणा है, और हिमाचल प्रदेश जो है आपका अचीवर्स वाली कैटेगरी में, अचीवर्स वाली में कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट रैंक है और सेकंड आपका मध्य प्रदेश है। तो आपको यहाँ पे जो अचीवर्स वाली कैटेगरी में है हिमाचल प्रदेश का रैंक याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे
जो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स है, इसके अलावा ये किसके बेस पे होता है? तो ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग होती है स्टेट्स के लिए, तो एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान होता है, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं और उसकी जो रिपोर्ट्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी याद आपको रखना है कि जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 अभी रिलीज हुआ था, जिसमें हिमाचल का अचीवर्स वाली कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, ठीक है। और ये जो इसको किसने जो ये रिपोर्ट रिलीज करी थी, तो ये करी थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके बाद ये जो यहाँ पे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, ये कब लॉन्च हुआ था? तो इसको जो लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था बाय DPIIT। किसने इसको लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया गया था 2014 में लॉन्च किया गया था बाय DPIIT। दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये किसने रिलीज करा था? BRAP। कब रिलीज हुआ था? 2014 में। किसने रिलीज किया था? DPIIT ने। और BRAP की जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका जो मेन जो इनिशिएटिव था बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को रिलीज करने का, इसका ये था कि हम जो इन्वेस्टर्स को एक फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट प्रोवाइड करें और रेड टेपिज्म को ख़त्म करें। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको ट्रांसपेरेंसी होगी और आपका लैंड एडमिनिस्ट्रेशन होगी और लैंड अलॉटमेंट के बारे में बताया जाएगा, एक सिंगल विंडो होगी, उसी पे आपको सारी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आपको वहीं पे मिलेगी। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको किसी के बारे में जाननी है, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो आपको सारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आप वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इसका जो मेन फोकस है, इसे जो गवर्नमेंट ने प्रमोट करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, जिससे जो हम प्रमोट करेंगे स्टार्टअप कल्चर को, जहाँ पे हमारा यूथ जो जॉब सीकर बन रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा यूथ जो है जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बने। और इसलिए जो है ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट करी टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय प्रमोटिंग स्टार्टअप कल्चर एंड ट्रांसफॉर्म यंग जनरेशन फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब गिवर। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट और न्यू इंडस्ट्री स्कीम। तो ये भी सेम टू प्रमोट स्टार्टअप कल्चर, कि वो खुद की कोई इनोवेशन या कोई ऐसा जो स्टार्टअप शुरू करें जिससे जो है वो फिर धीरे धीरे उनमें जब वो उनका बिजनेस पहले अच्छे से चलेगा तो फिर धीरे धीरे वो फिर लोगों को रखेंगे। और उसके साथ साथ ही इससे जो है वो जॉब सीकर, जहाँ वो अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे थे, वो लोगों को जो है नौकरी दे रहे हैं, तो वो जॉब सीकर से जॉब गिवर बनेंगे। तो उसके लिए भी आपकी जो है ये स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट या न्यू इंडस्ट्री जो ये स्कीम है। और इससे रिलेटेड एक और स्कीम है, तो वो है आपकी हिमसब स्कीम, दैट इज हिमाचल स्टार्टअप योजना। जो हिमाचल स्टार्टअप योजना है, इसमें भी यही होगा आपका कि स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना है। और इसमें जो आपको फंडिंग मिलेगी 10 करोड़ रुपीस की, और 5 years का हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर 5 years टू सपोर्ट कंपनीज। तो इसमें जो कंपनीज को सपोर्ट किया जाएगा और इसमें जो फंडिंग है वो 10 करोड़ की। और इसमें जो वेंचर कैपिटल है, यहाँ पे लिखा हुआ वेंचर कैपिटल मीन्स कि एक ऐसे जिसमें मतलब रिस्की रहता है, उतना श्योरिटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है वेंचर कैपिटल में। तो उसके लिए जो ये हिमसब दैट इज़ हिमाचल स्टार्टअप योजना जो
लॉन्च हुई थी और इसका मेन वो था कि हमें जो प्रमोट और एनकरेज करना है न्यू एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर विलेजेस ऑफ किन्नौर। तो गवर्नमेंट जो है बॉर्डर विलेजेस जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो जो है अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन विलेजेस को डेवलप करेगी। जैसे कि यहाँ पे आपका जो छितकुल है, यहाँ पे 1 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप होगा और उसके बाद एक बस सर्विसेज चलेगी आपकी चितकुल से मंडी के लिए। और जो चितकुल विलेज है उसको हमें प्रमोट करना है एज कल्चरल एंड टूरिस्ट सेंटर। और इसके बाद जो चितकुल से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जो चितकुल है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये लास्ट और हाईएस्ट विलेज है बसपा वैली में, ठीक है, जो चाइना बॉर्डर के साथ जो आपका लास्ट विलेज है और हाईएस्ट विलेज है वो है आपका चितकुल। और चितकुल में जो 3 टेम्पल्स हैं गॉडेस माथी के, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर की भी शेयरिंग है फंडिंग में और आपकी स्टेट की भी शेयरिंग है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो 100% फंडिंग होती है वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट की होती है, बट जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें आपकी जो शेयरिंग होती है वो आपकी स्टेट की भी होती है और साथ ही साथ आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट की भी होती है। और इसका जो काम क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, इसको क्यों लॉन्च किया गया था? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन आइडेंटिफाइड जो बॉर्डर विलेजेस, जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें जो हमने कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं इंडिया की वो कवर है। सबसे पहले तो आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी कवर है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड के बाद आप सिक्किम जाओ, फिर सिक्किम के बाद आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, जो जो एरिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उन एरियाज़ को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर लाया गया है। और इसमें टोटल कितने विलेजेस कवर किए गए हैं? तो दैट इज 2963 विलेजेस को कवर किया गया है। और जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 में जो आपके 663 विलेजेस को कवर किया जाएगा। और जो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान है इसको जो क्रिएट करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल पंचायत हैं जिन विलेजेस में काम आगे होता जाएगा तो उन विलेजेस की लोकल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलके काम करेगी। और इसमें हमारे 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, दैट इज लाहौल स्पीति और सेकेंड वन इज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज जिस्पा टू गेट आइस हॉकी रिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जो जिस्पा है वो आपका है लाहौल वैली में और यहाँ पे जो है आपका एक आइस हॉकी रिंग और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा जिस्पा में। जिस्पा आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है और ये आपका भागा रिवर के किनारे हैं, ऑन द बैंक ऑफ भागा रिवर, जिस्पा। नेक्स्ट इज न्यू हाइब्रिड STP, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन धर्मशाला। तो जो न्यू हाइब्रिड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो आपका धर्मशाला में सेटअप हो रहा है। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये अंडर स्मार्ट सिटी मिशन जो ये सेटअप हो रहा है और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹4 करोड़। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी कितनी है कि कितने जो वेस्ट वाटर को ये ट्रीट करेगा, तो ये जो है 1.4 मिलियन लीटर जो वेस्ट वाटर को हर दिन ट्रीट करेगा, 1.4 मिलियन एवरी डे। और इसके बाद जो इसमें ट्रीटमेंट प्लांट में फर्स्ट टाइम कंट्री में ऐसा हुआ है कि किसी ट्रीटमेंट प्लांट को डेवलप करने में एक जो ये MBBR मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्शन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, दैट इज मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको टेक्नोलॉजी भी
याद रखनी है। MBBR टेक्नोलॉजी का फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था आपका, वो आपका कहाँ पे यूज़ हुआ? तो ये हुआ धर्मशाला में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। अब स्मार्ट सिटी मिशन, जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये आपका 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। और इसमें जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश की सिटी धर्मशाला है, उसको इंक्लूड किया गया था। फिर 17-18 में जो आपकी शिमला सिटी को भी इंक्लूड किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश की सिर्फ 2 सिटीज़ हैं जिनको स्मार्ट सिटी मिशन में इंक्लूड किया गया था। और जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको किसका इनिशिएटिव है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का इनिशिएटिव। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट इज़ इसमें शेयरिंग होगी, 50-50 शेयरिंग होगी, ये 60-40 भी हो सकती है। तो सेंटर और स्टेट दोनों की शेयरिंग है इसमें स्मार्ट सिटी मिशन में। और इसके बाद जो इसमें टोटल जो सिटीज़ हैं कितनी ली गई थी? तो 100 सिटीज़। और जो इसमें लास्ट सिटी ली गई थी वो थी शिलोंग। और इसकी जो डेडलाइन थी, पहले ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये 5 ईयर्स के लिए था कि 5 ईयर्स में 2015 में ये लॉन्च हुआ है तो 20 तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए। बट फिर 2021 में जो है इसकी जो प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन की डेडलाइन रख दी गई जून 2023। और शिलोंग को, ये जो जून 2000 डेडलाइन थी ये सिर्फ शिलोंग के लिए थी, बट बाद में फिर ये सभी जितनी भी सिटीज़ हैं 100 के 100 सिटीज़ उनके लिए फिर ये इम्प्लीमेंट होगी, जिसमें आपका शिलोंग तो ऑलरेडी था। और इसके बाद जो स्मार्ट सिटी मिशन में आपकी जो और भी स्कीम्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट किया गया है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है आपका, और डिजिटल इंडिया है, हृदय स्कीम है, और अमृत स्कीम है, दैट इज़ अटल मिशन फॉर रिजोवेनुएशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और आपकी स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम है, तो ये स्कीम भी जो इनके साथ, इस स्कीम के साथ कन्वर्ज किया गया है कि जो भी काम अगर जिस भी सिटी में होगा तो वो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर भी स्मार्ट सिटी मिशन में इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर काम हो रहा है। और इसके बाद जो यहाँ पे इसमें जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं, सिंगापुर सपोर्ट कर रही है, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है स्मार्ट सिटी मिशन में, इंडिया की जो सिटीज़ हैं, जर्मनी सपोर्ट कर रहा है, और यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 डिस्ट्रिक्ट टू गेट 130 मिलियन ADB लोन। तो ये आपको याद रखना है, कितना लोन मिल रहा है? 130 मिलियन, अराउंड 1000 करोड़। और कहाँ से मिलेगा ये? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 130 मिलियन, अबाउट ₹1000 करोड़ जो मिल रहा है हिमाचल प्रदेश की 7 डिस्ट्रिक्ट को। ये लोन क्यों मिल रहा है? जिससे हम क्या कर सकें, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको जो इंक्रीज़ कर सकें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सके। और जो कुछ ऐसे भी जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे क्या हुआ कि जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है उसकी कमी के कारण, और क्लाइमेट जो चेंज हुआ उसकी कमी के कारण, और साथ ही साथ जो है वाइल्ड एनिमल या स्ट्रे एनिमल्स की वजह से जो क्रॉप डैमेज होता था, उसकी वजह से जो कुछ फैमिलीज थी जो फिर फार्मिंग नहीं कर रही थी, तो इसके लिए फिर एक सॉल्यूशन निकाला गया कि जिन जिन एरियाज़ में, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स जो हैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट वाली, स्ट्रे और वाइल्ड एनिमल्स वाली, और इरिगेशन फैसिलिटी वाली, तो उनके लिए फिर यहाँ से एशियन डेवलपमेंट बैंक से ये जो है वो लोन मिलेगा अराउंड 130 मिलियन। और इसमें जो वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं आपकी? तो वो है आपकी बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना। तो आपको ये 7 डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी है। और इसके साथ ही साथ जो है ये 7 डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही साथ जो ये इससे क्या होगा, हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी, और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी थोड़ा सा जो है इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट इज एंशिएंट रॉक इंस्क्रिप्शन इन मंडी। तो एंशिएंट रॉक इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मीन्स जब भी जो स्टोन्स या मेटल्स पे जो भी कार्विंग होती है, जैसे एक ये स्टोन है, इस पे जो स्टोन है इस पे जो भी ऐसे वो खुदाई करी गई है या कुछ लिखा हुआ है,
तो इससे वो उस स्टोन को हम बोलेंगे इंस्क्रिप्शन। तो एंशियंट रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो आपके जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में फाउंड आउट हुई। और ये मंडी में कहाँ फाइंड आउट हुई? ये मंडी के जो है वो शालरी विलेज में मिली आपको ये इंस्क्रिप्शन। और इस इंस्क्रिप्शन को बोला जा रहा है कि आपकी जो 4th से 5th सेंचुरी से रिलेटेड है। और इसमें जो ये इंस्क्रिप्शन है ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है शैविज्म की प्रैक्टिस का। और साथ ही साथ इसमें जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है इससे हम ये भी जान सकते हैं कि उस वक्त दुनिया के इस वाले पोर्शन में कौन सी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ था जब इसकी स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट इज कृषि एंड पशु सखी। जो कृषि सखी और पशु सखी है यह आपका अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर है। और इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर जो है आपकी ये कृषि सखी और पशु सखी है। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है DRDA, दैट इज डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। और यहाँ पे जो इसमें जो कृषि सखी और पशु सखी का जो मेन रोल है, पशु सखी का क्या रोल था कि इन्होंने जब भी जो ये लम्फी स्किन डिजीज़ फैली थी और फुट और माउथ डिजीज़ फैली थी तो इन्होंने इन्होंने गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर किया था, उसके सिम्टम्स बताए थे। और जिससे जो काफ़ी नंबर पे जो है 42,000 एनिमल्स को जो वो वैक्सीनेट किया गया और उनको जो है इस डिजीज़ से बचाया गया। और इसके बाद जो पशु सखी है वो आपकी असिस्टेंस मिल रही है उसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। और जो आपकी कृषि सखी है उसको असिस्टेंस मिल रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो पशु मीन्स एनिमल वाला डिपार्टमेंट आ गया और वो आपकी इस फील्ड से रिलेटेड है। और कृषि से आपने याद रखना है एग्रीकल्चर वाली फील्ड से। और ये अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में के उसमें अंडर है। और साथ ही साथ इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज DRDA। अब यहाँ पे है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम कि जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है ये जो शुरू हुआ था स्टार्टिंग में तो इसका नाम था आजीविका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। और इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब लॉन्च किया गया था? 2011 में। 2011 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। और तब इसका स्टार्टिंग में नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का नाम था आजीविका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। फिर 2015 में फिर हमने जो है इसका नाम रखा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। और ये जो यहाँ पे सबसे पहले अर्लियर में जो है इस स्कीम का नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। और ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये आपकी लॉन्च हुई थी 1999 से 2000 के बीच में, तब वो लॉन्च हुई थी ये। और अभी इससे रिलेटेड आपको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन से रिलेटेड आपको ये भी याद रखना है कि अप्रैल 2023 में एक नेशनल कैंपेन जो वो लॉन्च हुआ उसका नाम था संगठन से समृद्धि। संगठन से समृद्धि, लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड। और इससे जो इसका मेन जो संगठन से समृद्धि जो कैंपेन था इसका मेन काम ये था कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल वुमेन्स हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जो है वो जोड़ना है। और फिर वो जो भी अपने स्किल्स हैं, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं उनका बेनिफिट ले और अपने जो लिवलीहुड को इम्प्रूव करे और वुमेन जो है वो सेल्फ रिलायंट वुमेन बने। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फॉर्म्स CM लेड काउंसिल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट जो है एक CM एक काउंसिल को लीड करेंगे और जो CM इस काउंसिल को लीड करेंगे किस लिए? फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट।
स्टेट को जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ हमें क्या करना है, कंट्री की IT डेस्टिनेशन बनाना है हिमाचल प्रदेश को। तो इसके लिए जो काउंसिल है ये एज अ अपेक्स बॉडी काम करेगी और इसमें जो भी लोग होंगे इंक्लूड किए जाएंगे, एक्सपर्ट्स होंगे इसमें डिफरेंट फील्ड से, जो भी वेरियस फील्ड्स है, कोई IT से होगा, कोई आपका टेलीकम्युनिकेशन से होगा और मैनेजमेंट से होंगे, फाइनेंस से होंगे। तो इसमें जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड से आएंगे और ये एज अ अपेक्स बॉडी काम करेगा। और हमारा जो इस काउंसिल को बनाने का मेन इनिशिएटिव है कि हमें जो स्टेट को ट्रांसफॉर्म करना है एज IT डेस्टिनेशन ऑफ कंट्री। और इससे रिलेटेड हम जो स्टेट को IT डेस्टिनेशन ऑफ कंट्री कैसे करें, हिम परिवार प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था क्लासेस में, पिछली क्लासेस में। हिम परिवार प्रोजेक्ट जिसमें जो स्टेट की जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी है, उनकी राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से रिलेटेड जो सारे इन्फॉर्मेशन हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड या उनके जो फैमिली का रजिस्टर है, वो सारा आपका हिम परिवार पे होगा जो जुलाई में लॉन्च होगी। और उसके बाद E-ऑफिस है, E-डिस्ट्रिक्ट है और हिम पोर्टल है। हिम पोर्टल पे आपका जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो सब जो है हिम पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। और जो भी आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी हिम पोर्टल पे। और जो हिम पोर्टल जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट द्वारा लास्ट मंथ मई में। इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।